मैं कीर्ति वर्मा आपका अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? वैदिक काल, या फिर हम उसको वैदिक एरा भी बोल सकते हैं। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वैदिक काल की कब शुरू हुआ था? वो हमारा हुआ था जब से आर्य आए थे, ईरान से होकर आर्य आए थे ना हमारे भारत पे, तब से हमारा वैदिक काल शुरू हुआ था। तो फिर वैदिक काल की समय सीमा थी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब है, फिर हमने क्या किया था कि वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमारा था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था हमारा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की समय सीमा रही थी हमारी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो हमारा उत्तर वैदिक काल है उसकी समय सीमा क्या रही है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था, और आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। इसकी समय सीमा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक कालीन जानकारी के स्रोत, मतलब कि उत्तर वैदिक काल जो है इसकी जानकारी हमें कौन कौन से स्रोतों से मिलती है, कौन कौन से ग्रंथ हैं जिससे हमें इस काल की जानकारी मिलती है? तो 3 अन्य वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए, ऋग्वैदिक जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में जो ग्रंथ रचा गया था वो सिर्फ ऋग्वेद था, और उसी से हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। अगर हम उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त करनी है तो कौन से ग्रंथों से मिलती है? तीनों अन्य वेद ऋग्वेद को छोड़कर, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आर्य ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, इन सब चीज़ों से भी हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो फिर है हमारा स्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। किसने आरंभ किया? आर्यों ने। क्योंकि हमें पता है वैदिक सभ्यता शुरू किसके साथ हुई थी? आर्यों के साथ शुरू हुई थी। तो हमने ऋग्वैदिक काल में क्या पढ़ा था कि जो आर्य थे वो अस्थायी जीवन व्यतीत कर रहे थे। कैसा जीवन? अस्थायी जीवन। कबीलों में रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ वैसे वैसे इन्होंने क्या किया? स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, यानी कि एक जगह बसकर ये रहने लगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। जो ये राष्ट्र शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। फिर है विदेथ माधव कथा। ये एक पुस्तक है, विदेथ माधव कथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्योंकि हमें सबको पता है कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से, जो 3 अन्य वेद हैं उनसे, और ब्राह्मण ग्रंथों से, उपनिषदों से मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण क्या? एक ब्राह्मण ग्रंथ है। और इससे हमें किस चीज़ का पता चलता है? विदेथ माधव कथा का पता चलता है। तो विदेथ माधव कथा का उल्लेख कहाँ मिला है? शतपथ ब्राह्मण से मिला है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पुनर्जन्म के सिद्धांत। पुनर्जन्म का सिद्धांत यानी कि मृत्यु के बाद फिर से जन्म होना, तो वो क्या हमारा? पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। कि जो पुनर्जन्म का सिद्धांत, इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है? शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें हुआ है। फिर अभी हमें पढ़ना है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी कि जो आर्य है वो शुरू में ऋग्वैदिक काल में हमने क्या पढ़ा था कि आर्य ईरान से होकर आए थे और सप्त सेंधव प्रदेश में बसे थे। सप्त सेंधव प्रदेश हमारे ये थे जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो ये हमारा जो इलाका था ये कौन सा था? सप्त सेंधव प्रदेश का था। तो सबसे पहले सप्त सेंधव प्रदेश में बसे थे। फिर उत्तर वैदिक काल में हमें इनका एक्सटेंशन पढ़ना, मतलब कि इनका विस्तार पूरे भारत में किस तरह से हुआ, कैसे ये मतलब कि विस्तृत हुए। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हमारा इंडिया का मैप। तो आप इसमें बाउंड्रीज देखिए। फर्स्ट तो ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं और लैंड बाउंड्रीज हैं, ना कि वाटर बाउंड्रीज हैं। ये मैंने देखिए टेढ़ी मेढ़ी लाइंस और डॉट से ड्रॉ की हैं। और जब आप नीचे जाएंगे तो ये हमारी वाटर बाउंड्रीज हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम वाटर बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं तो वो सीधी होती हैं, और जब भी हम इंटरनेशनल बाउंड्री, अगर वो लैंड बाउंड्री है तो उसमें हम डॉट्स और टेढ़ी मेढ़ी लाइन से शो करते हैं। तो पहले हम इसका एक्सटेंशन को समझेंगे। हम देखेंगे कि देखिए इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में अगर हम देखें ऊपर की तरफ कौन सी कंट्री है? अफ़गानिस्तान है। और इधर राजस्थान, गुजरात की तरफ आए तो पाकिस्तान है। और अगर हम इधर आए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आए तो चाइना, नेपाल और भूटान है। अगर इधर नीचे को आए थोड़ा सा हम, ये हमारा म्यांमार, ईस्ट में कौन सा देश है? म्यांमार।
और नीचे आएंगे तो श्रीलंका है, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, 7 पड़ोसी देश हो गए। ये कि हमारा समुद्री देश श्रीलंका भी हो गया। तो फिर है, अभी हमें एक बात और देखनी है, जब भी हम मैप पे कुछ भी पढ़ते हैं तो नॉर्थ हमारा होता है ऊपर, यानी कि जो हमारी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा होती है वो बिल्कुल ऊपर होती है। जैसे कि हमारा नॉर्थ अगर मैप पे देखें तो जम्मू के बिल्कुल ऊपर जो जम्मू वाला हिस्सा है, कौन सा है, नॉर्थ हिस्सा है हमारा। नॉर्थ इधर होता है, साउथ बिल्कुल नीचे होता है, बिल्कुल नीचे। अगर इस डायरेक्शन में जाए तो यहाँ पे हमारा वेस्ट होता है, और इधर आए तो ये हमारा ईस्ट होता है। अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो ये टेढ़ा पार्ट आएगा, जो तिरछा पार्ट है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, और जो ये वाला पार्ट है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा साउथ ईस्ट है, और ये हमारा साउथ वेस्ट है। इधर हमारा अरेबियन सी है, गुजरात के पास से और महाराष्ट्र के पास से, ये हमारा अरेबियन सी है, और ये हमारा है इंडियन सी। कौन सा, इंडियन सी। और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। कौन सा, बे ऑफ बंगाल। तो अभी हमें इसमें पढ़ना है एक्सटेंशन क्या था इनका। तो एक्सटेंशन इनका था पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर, यानी कि ये हमारा इसका हॉटस्पॉट था इनका ऋग्वेदिक काल में, क्या, पंजाब, यानी कि सबसे दो प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ बसे थे, पंजाब में। तो पंजाब से एक्सटेंड इनका कैसे हुआ, ये आए अपने पूर्व की तरफ। हमारा पूर्व किस तरफ, इस तरफ है, तो यहाँ से ये यहाँ आए और यहाँ से फिर यहाँ, यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ ये यहाँ आए। तो इस तरह से इनका एक्सटेंशन हुआ। फिर जो ये हमारा पूरा भारत है, इनका विस्तार होने के बाद इसे 5 भागों में बांटा गया, और उसके जो पांचों भागों का नाम भी अलग अलग दिया गया। जहाँ जो भी वहाँ शासन करता था उसका नाम भी अलग अलग है। अगर हम नॉर्थ में जाएं तो नॉर्थ वाले पार्ट को बोला गया क्या, वेराज्य। क्या बोला गया, वेराज्य। और जो यहाँ का हेड था, जो यहाँ का राजा था, उसे क्या बोलते हैं, विराट। क्या बोलते हैं, विराट। अगर हम वेस्ट में जाएं तो क्या होता है, स्वराज्य। क्या, स्वराज्य। और स्वराज्य का राजा कौन होता है, सवराट। कौन सा, सवराट। अगर हम दक्षिण में जाएं या फिर साउथ में जाएं तो नीचे होता है हमारा भोज्य। जो ये वाला हमारा पार्ट है क्या है, भोज्य। भोज्य का राजा कौन होता है, भोज। अगर हम इधर आए, ईस्ट में आए, तो ये वाला एरिया कहलाया हमारा साम्राज्य, और इसका राजा क्या कहलाया, सम्राट। और जो हमारा बीच का हिस्सा बना, मध्य प्रदेश, ये देखिए, अब जब भी हम इंडिया का मैप देखते हैं तो सबसे बीच में हमारा मध्य प्रदेश ही होता, तो उस मैप पर भी मध्य प्रदेश ही था। तो जो बीच वाला हिस्सा ये कहलाया था हमारा राज्य, और इसका जो राजा होता था उसे क्या बोला गया, राजा बोला गया। तो ये हमारा मतलब कि एक्सटेंशन था, कि इनका कैसा एक्सटेंशन था। जो ये हमारा पूर्व और दक्षिण पूर्व वाला, इसको हम गंगा यमुना दोआब भी बोल सकते हैं। फिर हमारा ये वाला पॉइंट, जिस विस्तृत क्षेत्र पर आर्यों ने निवास किया, जिस विस्तृत क्षेत्र पर आर्यों ने निवास किया उसे क्या बोला गया, आर्यावर्त बोला गया। आर्यावर्त। मैंने जब अपनी हिस्ट्री व फर्स्ट वीडियो बनाई थी, इंट्रोडक्शन टू इंडिया, उसमें मैंने जब ये नाम बताया था आर्यावर्त, तो कैसे पढ़ा था, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण हमारा देश का नाम क्या पड़ा था, आर्यावर्त। तो जिस विस्तृत क्षेत्र पर आर्यों ने निवास किया उसे क्या बोला गया, आर्यावर्त बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रित धूसर मृदभांड। कैसे मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड तथा लोहा इस काल की विशिष्टता थी। क्या थी इस काल की विशिष्टता थी, चित्रित धूसर मृदभांड तथा लोहा। चित्रित धूसर मृदभांड क्या होते हैं, यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन या मटके जिनके ऊपर चित्रकारी की गई हो वो, और लोहा यानी कि इसमें लोहा प्रकाश में आया था, लोहा धातु की खोज इसमें हुई थी। तो ये इस काल की विशिष्टता थी, ये दोनों चीज़ें, चित्रित धूसर मृदभांड तथा लोहा। नेक्स्ट पॉइंट है अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग प्राप्त होता था। अथर्ववेद की रचना की थी अथर्वा ऋषि ने, और इसके अनुसार क्या है कि राजा को जो राज्य की टोटल इनकम होती थी, जो कुल आय होती थी, या फिर इसको नेशनल इनकम बोलें, तो उसका 16th पार्ट मिलता था, यानी कि 16वां भाग राजा को मिलता था। फिर ये हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल का इंट्रोडक्शन। अभी हमें पढ़ना है इसकी सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना, राजनीतिक संरचना और धार्मिक संरचना, जैसे कि हमने ऋग्वैदिक काल की पढ़ी थी। तो फर्स्ट हमें इसमें करना है सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना, कि सामाजिक संरचना कैसी थी। तो इसमें हम जब भी हम इन पॉइंट्स को करेंगे तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक कालों में क्या क्या तो समानताएं थी और क्या क्या असमानताएं थी, क्या क्या डिफरेंस थे इनके बीच में। तो स्टार्ट करते हैं सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्त्रियों की स्थिति में गिरावट।
यानी कि महिलाओं की जो स्थिति थी, जो ऋग्वेदिक काल में स्थिति थी, वो स्थिति अब नहीं रही थी, उनकी स्थिति में गिरावट आ गई थी। ऋग्वेदिक काल में हमने क्या पढ़ा था कि महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे, सभा व समिति में वे भाग ले सकती थी, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। लेकिन अब क्या होता है, इनकी जो स्थिति थी उत्तर वैदिक काल में वो गिर चुकी थी, जैसी पहली थी वैसी नहीं थी। इन्हें सभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। किससे वंचित किया गया था? सभा की सदस्यता से। फिर पुत्री जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था, जो उत्तर वैदिक काल उसमें कन्या जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था। नेक्स्ट है अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय। हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था कि उस समय के जो समाज था उसमें 4 वर्ण उपस्थित थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ये 4 वर्ण थे। ब्राह्मणों का कार्य होता था कि शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा को मतलब कि औरों को भी शिक्षित करना। और जो क्षत्रिय थे उनका कार्य क्या होता था? अपना युद्ध कौशल प्रदर्शन करना और युद्धों को लड़ना। और जो वैश्य था वो व्यापारी वर्ग था। और शूद्र जो इन तीनों वर्गों की सेवा करता था उसे क्या बोला जाता था? शूद्र वर्ग। तो लेकिन जो उस समय का विभाजन था वो क्या था? कर्म आधार। इनके काम के आधार पर इनको 4 वर्गों में बांटा गया था। लेकिन जो अब विभाजन हुआ वो कैसा है? अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय, यानी कि अब जातियाँ भी बन चुकी थीं और अनेक धर्मों का उदय भी हो चुका था अब उत्तर वैदिक काल में। फिर व्यवसाय आनुवंशिक होने लगे। जो हमारे काम धंधे थे ऋग्वेदिक काल के वो अब आनुवंशिक होने लगे। कब? उत्तर वैदिक काल में। आनुवंशिक मतलब कि जो काम पिता कर रहा वही काम पुत्र करे और उनका भी पुत्र करे, यानी कि सारी पीढ़ियाँ उसी काम को करें जो एक बंदा करता है। जैसे कि किसी का पिता कुम्हार है और मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसके बच्चे भी मिट्टी के बर्तन बनाए, उनके बच्चे भी मिट्टी के बर्तन बनाए। तो ये क्या था? हमारा व्यवसाय आनुवंशिकता था। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। जो उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं उनमें केवल 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। आश्रमों से हमारा अभिप्राय कुछ इस तरह है कि मनुष्य को उसकी आयु के अनुसार 4 भागों में बांटा है। मतलब कि जब मनुष्य का जन्म होता है उससे लेकर उसके 25 साल तक होने तक की जो आयु होती है उसको ब्रह्मचर्य बोला गया। यानी कि इस समय में वो क्या करता है? गुरुकुलों में रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। गृहस्थ में उसकी शादी हो जाती है और फिर वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और 3 रण, ऋषिरण, पितृण और मातृण, इनसे मुक्ति पाने की कोशिश करता है। फिर हमारा वानप्रस्थ आश्रम है। यानी कि इन तीनों आश्रमों का वर्णन कहाँ मिला? हमें उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिला है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद। कौन सा उपनिषद? जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिला है। चौथा आश्रम भी है, यानी कि कौन सा? संन्यास। चौथा आश्रम क्या? संन्यास। और चौथे आश्रम का वर्णन कौन से उपनिषद में मिला? जाबालोपनिषद में। तो इस तरह कितने आश्रम हुए? 4। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। फिर है नाटकों का मंचन होने लगा। जो नाटक होते हैं जैसे कि आज के टाइम पे भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में नाटक प्ले किए जाते हैं, तो उस समय नाटकों का मंचन होना शुरू हो गया था। कब? उत्तर वैदिक काल में। फिर अब वीणा वादकों की जानकारी मिलती है। जो उत्तर वैदिक ग्रंथ है उन्हीं से हमें किसकी जानकारी मिलती है? वीणा वादक, जो वीणा बजाते थे उनकी जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ से मिली? उत्तर वैदिक ग्रंथों से मिली है। फिर अब पांचाल राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मणों के लिए विख्यात था। पांचाल राज्य, इसका वर्णन हमें कौन से ग्रंथ से भी मिलता है? महाभारत से भी मिलता है। और किसका संबंध था पांचाल से? तो संबंध था द्रौपदी का, इसलिए उसको क्या बोला जाता था? पंचाली बोला जाता था। तो पांचाल राज्य अपने दार्शनिक राजाओं, यानी कि यहाँ के राजा बहुत ज़्यादा समझदार थे और ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध था। फिर अब वात्य तथा निषाद नामक अनार्य जातियों का वर्णन उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है। जो वात्य और निषाद ये दोनों जातियाँ कौन सी थी? अनार्य जाति। अनार्य क्या होते हैं? अनार्य वो लोग होते हैं जो आर्य द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते। जो आर्य द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते उन्हें क्या बोला जाता है? अनार्य। और इनका वर्णन हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है। और कौन सी जातियाँ? वात्य और निषाद, ये दोनों क्या थी? अनार्य जातियाँ थी। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, श्वेताश्वर उपनिषद में रुद्र देवता का शिव रूप में वर्णन किया है। जो श्वेताश्वर उपनिषद है, कौन सा उपनिषद? श्वेताश्वर उपनिषद में जो रुद्र देवता यानी कि शिव का ही एक रूप है, तो रुद्र देवता के शिव रूप का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? जो हमारा उत्तर वैदिक काल है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या उसकी समय सीमा है, क्या क्या इसकी विशेषताएँ थी, और उसके बाद हमने इसका सोशल स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो फ्रेंड्स,
आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।